आप लोगों के एग्जाम के लिए मैंने एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट डाटास को कलेक्ट किया है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सारे आंकड़ों को कलेक्ट करके डाला है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम्स का ट्रेंड चल रहा है, चाहे आपने अभी आरपीएससी दिया हो या आप आगे आने वाला यूजीसी नेट दे रहे हो, ये आंकड़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट डाटाज के साथ मैंने इसके ग्राफिक्स को भी काफी अच्छे से रखा है ताकि आपको ये फैक्ट एंड फिगर्स बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो शुरू से अंत तक के इन सारे आंकड़ों को आपको एग्जाम के टाइम तक याद रखना है स्टूडेंट्स, और ये आंकड़े आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, student. I am PhD in economics and I am net qualified student, and my specialization, मेरा स्पेशलाइजेशन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में है और इकोनोमेट्रिक्स में है, जिसकी क्लासेस मेरे द्वारा ली जाती हैं और स्टूडेंट मेरे द्वारा यूजीसी नेट की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। साथ ही साथ ग्रेड वन के लिए भी क्लासेस मेरे पास स्टार्ट हो चुकी है और बीपीएससी के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हैं। और अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7891851566। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, भारत के कृषि की हम कंडीशन देखें, ठीक है। इसमें जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले ही आप लोगों को एक मार्क करके रखा है कि देश का लगभग 54.6% कार्यबल, हमारे देश में जो वर्क फोर्स है, जितने लोग कार्य कर सकते हैं, उनमें से 54.6% लोग कृषि कार्य में और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगे हुए हैं। सवाल कैसे आ सकता है, कितने लोग कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 54.6। ये जो भी आंकड़े हैं स्टूडेंट, आपको मैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर के आई हूं, तो इन सभी आंकड़ों पर आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपसे ये पूछा जाता है कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है कि हमारे जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, उसमें से कृषि और संबद्ध गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आती है, तो इनका कंट्रीब्यूशन 17.8% है। तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 17.8% ग्रॉस वैल्यू एडेड है। ग्रॉस वैल्यू एडेड या सकल मूल्यवर्धन, कृषि का सकल मूल्यवर्धन किसमें? हमारे जीडीपी में। तो इस पेज में आपको याद करने के लिए एक ये और एक ये दो डाटा जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखो, इस पेज में भी मैंने आपको जो चार्ट है इकोनॉमिक सर्वे का वो पूरा रख दिया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 17%, लगभग 17% आपको याद रखना है। एक सवाल इस तरीके से भी आता है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र, अब देखो संबद्ध क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि के अलावा जो भी क्षेत्र है, जैसे फसलों की हिस्सेदारी, कृषि में फसल का उत्पादन आ जाता है, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन, ये संबद्ध क्षेत्र कहे जाते हैं। एक किसान सिर्फ खेती ही नहीं करता, वो पशुपालन भी करता है ना, वो मत्स्य पालन भी करता है। तो जो भी संबद्ध क्षेत्र है इनसे, उनकी हिस्सेदारी में आप देखोगे सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है फसलों की। तो अगर आपको बढ़ते से घटते क्रम में लगाने को आता है तो आप दे सकते हो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नंबर 1 पर फसलों की हिस्सेदारी है, नंबर 2 पर पशुपालन, नंबर 3 पर वानिकी और नंबर 4 पर मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी फसलों की और सबसे कम हिस्सेदारी मत्स्य पालन की, ठीक है। तो इस पेज के ये दो आंकड़े और जिस तरीके से मैंने बोला है उसको याद करके रखिएगा। अब देखो, कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना रहा, ये भी आपसे सवाल किया जाता है कि वर्ष 2019-20 में हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन कितना देखा गया। तो देखो 296.65 मिलियन, है ना। 2019-20 के आंकड़े दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.65। पिछले साल से ये कितना ज्यादा है? 11.4 मिलियन टन ज्यादा है। ज्यादा आंकड़े नहीं याद करना, लेकिन ये आंकड़े छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, है ना। ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं, हमारे यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन कितना है और पिछले साल से ये कितना अधिक है। क्लियर है? तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं ये पीडीएफ मेरे अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स में डाल दूंगी और आपको ये पीडीएफ वहां उपलब्ध हो जाएगा।
इसके बाद आप देखो, मैंने यहाँ पर आंकड़ों के साथ पिक्चर्स भी रखे हैं। हमारे यहाँ चावल और गेहूं की फसल की बात करें तो हमारे यहाँ चावल की फसल गेहूं की तुलना में ज्यादा हुई है। ये ब्लू वाला एरिया जो है ये चावल का है और ये ग्रीन वाला गेहूं का। तो देखो चावल हमारे यहाँ ज्यादा हुआ और हमेशा से ये जो प्रवृत्ति है हमेशा से चली आई है। चावल का उत्पादन हमेशा से गेहूं से ज्यादा रहा है। अन्य मुख्य फसलों के उत्पादन की प्रवृत्ति अगर आप देखो तो जो अनाज है ना, दाल है और तिलहन, ठीक है, दलहन, तिलहन और जो मोटे अनाज हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मोटे वाले अनाज होते हैं। चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, उसके बाद दलहन और तिलहन की फसलें आती हैं। कृषि साख, अभी विगत परीक्षाओं में इससे सवाल उठाए गए थे, कृषि साख का वितरण कैसा है। एग्रीकल्चर क्रेडिट, किसानों को अपना काम करने के लिए, फसल उपजाने के लिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट या कृषि साख का वितरण किस क्षेत्र में देखा गया और सबसे कम किस क्षेत्र में देखा गया। तो देखो 2-3 आंकड़े मैंने यहाँ पे रखे हैं। वर्ष 2019-20 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए लक्ष्य रखा गया था 13,50,000 करोड़। इसको याद रखना, ठीक है, 13,50,000 करोड़ लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 13,92,000 करोड़। इस बात को बोला भी गया कि हमने जितना लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा प्राप्ति हुई। ये 2019-20 की बात है। 2020-21 में 15 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया। पिछले साल रखा गया था 13,50,000, इस बार रखा गया 15 लाख, ठीक है। और प्राप्ति कितनी हुई? 30 नवंबर 2020 तक के आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में है कि 9,73,517 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके। तो इन दो आंकड़ों को ध्यान रखना। अब आ जाओ कि सबसे ज्यादा कहां पर वितरण है एग्रीकल्चर क्रेडिट का, कहां के किसानों को ऋण सही तरीके से मिल जाता है और कहां के किसानों को ऋण उपलब्धता में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो देखो जैसे ही पूछा जाता है एग्रीकल्चर क्रेडिट का वितरण, तो दक्षिण राज्यों में सबसे अच्छे से वितरण कृषि ऋण का होता है और उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि ऋण का वितरण असमान रहा है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों का हिस्सा कृषि ऋण में सबसे कम रहा है और क्षेत्रीय वितरण दक्षिणी क्षेत्र के पक्ष में रहा है, ठीक है। ये दो चीजें याद रखिएगा। जहां जहां ये आपको पिंक कलर का दिख रहा है वहां पर कृषि साख का वितरण कम रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी राज्यों में कृषि साख का वितरण कम रहा है, दक्षिणी राज्यों में और पश्चिमी राज्यों में इसका वितरण ठीक देखा गया है। अब आ जाओ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि अवसंरचना निर्माण, कृषि क्षेत्र के लिए जो अवसंरचना है उसके निर्माण के लिए माननीय वित्त मंत्री ने 15 मई 2020 को, डेट याद रखना, 1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना निधि की घोषणा की। सवाल आ सकता है कृषि अवसंरचना निधि कब बनाया गया? तो 15 मई 2020। कितने का बनाया गया? 1 लाख करोड़। तो यहाँ पर मैं स्टार बना दे रही हूँ, ये दो आंकड़े आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। और ये कब तक जारी रहेगा? तो ये योजना 2020-21 से लेकर 2029-30 तक जारी रहेगी, है ना। तो अभी अगले 10 सालों तक उनको ये योजना का लाभ मिलता रहेगा स्टूडेंट। वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए इनको उपलब्ध कराए जाएंगे और वित्त पोषण योजना के अंतर्गत जो भी ऋण इनके द्वारा लिया जाएगा उन पर 3% प्रति वर्ष ब्याज में अनुदान दिया जाएगा। अब देखो आ जाते हैं कृषि निर्यात में। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि कृषि उत्पादों का जो निर्यात होता है उसमें सबसे ज्यादा भाग किसका है? तो सबसे ज्यादा भाग समुद्री उत्पाद का है ना। ये ब्लू वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, समुद्री उत्पाद का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। बासमती चावल और गैर बासमती चावल भी हमारे यहाँ से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन कोविड-19 के दौरान भी समुद्री उत्पाद या मराइन प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा हिस्सा देखा गया है। और वैसे हमारे यहाँ से बासमती चावल, मसाले और चीनी इनका भी निर्यात होता है। पीएम किसान योजना 2019 में आई थी और इसका लक्ष्य क्या था? जितने भी भूमि धारक किसान हैं उनके आय में सहयोग करना और 6,000 रुपए का भुगतान प्रति वर्ष 2,000 की तीन किस्तें लाभार्थियों के खाते में दी जानी थी।
ये योजना थी और इसके अंतर्गत दिसंबर 2020 में किसानों के खाते में 1.1 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मिल्क प्रोडक्शन में आ जाए स्टूडेंट, मिल्क प्रोडक्शन के थोड़े से आंकड़े देख लो। मिल्क प्रोडक्शन में ये तो आप सभी को पता है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है ना, नंबर 1 पर है भारत। दूध का उत्पादन कितना हुआ है तो 2019-20 में 198.4 मिलियन टन। ये 2 आंकड़े आपको याद रखना है। और वार्षिक वृद्धि दर तो 6.27%। ये 3 आंकड़े आप याद रखिएगा एग्जाम के लिए। और ये देखिए रुझान भी मैंने दिखाया है कि दूध उत्पादन जो है यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता ही गया है। अब आ जाओ पशुपालन अवसंरचना विकास निधि। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि पशुपालन के लिए अवसंरचना बनाने के लिए इसे सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए से गठित किया है। योग्य लाभार्थियों को ब्याज में 3% की छूट भी दी जाएगी। मत्स्य पालन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। और हमारे जीडीपी में इसका कितना योगदान है तो मात्र 1.24%, बहुत ही कम योगदान है, सबसे कम योगदान है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की बात करो, सबसे कम योगदान मत्स्य पालन का है। फिर भी मछली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, राइट। और वैश्विक उत्पादन में पूरे विश्व में उत्पादन में 7.58% है और मछली उत्पादन 14.16 मिलियन टन दर्ज की गई 2019-20 में। तो ये 3 आंकड़े आपके लिए मत्स्य पालन से इंपॉर्टेंट है। अब देखो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई मई 2020 में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई 2020 में, ठीक है। अब कितने अवधि के लिए ये शुरू की गई और इसमें कितनी राशि दी जाएगी तो 2020-21 से 2024-25 5 वर्षों के लिए इसमें राशि निवेश की जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं आपके लिए। बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और इतने आंकड़े आप बहुत सारा पढ़ो, पढ़ाई बहुत करनी चाहिए, लेकिन ये आंकड़े मिस मत करना, इन आंकड़ों को बिल्कुल याद रखना। और स्टूडेंट ये सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को मेरे ऐप पर देने जा रही हूँ। मेरे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, शिप्रानॉमिक्स। शिप्रानॉमिक्स आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर अपलोड कर दी जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय।